बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज का रिव्यू करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा समझा है, कंप्लीट किया है, और अगर जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो क्लास अब यहाँ पर आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। तो रिव्यू जो है आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे जो कुछ भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा समझा। आज हम ट्रू एंड फॉल्स या जो भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो आज हम इसमें समझेंगे, और इसको आप हरगिज मिस नहीं किया करें क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, एक एक नंबर जो है वो बहुत कीमती होता है एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज। तो इसको मिस करने की गलती हरगिज मत क्या करें, जरूर देखा करें। इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज इसी चैप्टर का रिव्यू। जी रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है टिक द करेक्ट आंसर। क्लास इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें ठीक है, हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है, विच ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पर बोर्ड पे मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं आपको चारों ऑप्शन दिखाती, तो मैं यहाँ पर सिर्फ वही ऑप्शन मेंशन करूंगी जो कि राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट है एमसीक्यूज, उसमें हमसे कहा जा रहा है अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। देखिए जो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक मीन जो है वो बेस करता है डेटा में मौजूद तमाम वैल्यूज, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका एवरेज भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसके क्लोज ही आता है। तो तमाम वैल्यूज, इसमें ऑप्शन जो है वो सी हमारा राइट होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ऐसा ऑप्शन है भी नहीं, हम कह भी नहीं सकते। सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही है जो कि आपने देखा होगा जब उसमें डाटा में जितनी भी वैल्यू मौजूद होती है, जब हम उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो वो उस डाटा में जितनी भी मौजूद होती है वैल्यू उसके आसपास ही आता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो जो अर्थमेटिक मीन है वो डाटा में मौजूद तमाम वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन सी ठीक होगा, दैट इज ऑल। सेकेंड हमारा एमसीक्यू है द अनग्रुप डेटा मस्ट बी ऑर्डर्ड फर्स्ट टू फाइंड। जी अनग्रुप डेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम मीडियन फाइंड करते थे तो ये बात मैंने आपको क्लास में बार बार रिपीट भी की कि मीडियन के लिए आपको डेटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। तो जब तक हम उसको ऑर्डर डाटा को अरेंज नहीं करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, हम मीडियन फाइंड नहीं कर सकते, मीडियन आपका रॉन्ग ही आएगा। तो जाहिर है कि अनग्रुप डाटा में अगर हम ऑर्डर करते हैं तो किस चीज के लिए ऑर्डर करते हैं? हम मीडियन के लिए करते हैं। ठीक है ना, अरेंज करना किसमें जरूरी है? मीडियन में। देखिए अगर आप मीन फाइंड करते हैं बगैर ऑर्डर किए, डाटा को बगैर अरेंज किए तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मीन भी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड हो जाएगा, अर्थमेट, इसके अलावा हार्मोनिक मीन भी हम फाइंड कर सकेंगे, मॉड भी हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन मीडियन के लिए जरूरी है कि डाटा को पहले अरेंज किया जाए या ऑर्डर में लाया जाए। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, दैट इज मीडियन। जी थर्ड एमसीक्यूज में आ जाते हैं। द नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल लाइज बिटवीन 5 and 10। जो हम नंबर ऑफ क्लासेस बना रहे होते हैं ना क्लास, तो वो जो नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं क्लास इंटरवल ग्रुप डाटा में, ठीक है, तो वो हमारे पास मिनिमम जो है वो 5 होनी चाहिए, यानी 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 5 और 10 के दरमियान ही होती हैं, या तो 10 तक हो, 9 हो, 8 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, मिनिमम 5 हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए और 10 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो लाइज करती है 5 और 10 के दरमियान। अच्छा, उसके बाद 4 एमसीक्यूज है मोड ऑफ ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन ग्राफिकली। ग्राफ आपको कई बार बनवाए गए,
एक्सरसाइज 22.2 में भी ग्राफ का काम हुआ, एक्सरसाइज 22.4 में भी हमने ग्राफ बनाना सीखा। तो उसमें आपने देखा होगा कि हिस्टोग्राम ग्राफ जो हम बनाते हैं, बेसिकली हिस्टोग्राम ग्राफ के अंदर ही हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड को। मॉड रिप्रेजेंट ही हिस्टोग्राम ग्राफ के अंदर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी होता है और बहुत से ग्राफ है, लेकिन मॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, हिस्टोग्राम। ये ऑलरेडी आप बना भी चुके हैं और ये मैंने क्लास में बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है कि अगर हमें मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफिकली तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तभी हम मॉड फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज मॉड फाइंड करना नामुमकिन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें फिफ्थ एमसीक्यूज में हमसे कहा जा रहा है इफ डाटा हैज आउटलेयर्स देन अरिथमेटिक मीन इज मिसलीडिंग। अब आउटलेयर से इधर क्या मुराद है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूं। जैसे एक प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, ठीक है। अब उस क्रिकेट के प्लेयर की जो रिकॉर्ड है वो इस तरह से है कि वो हर मैच में ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 स्कोर करता है, इससे ज्यादा वो स्कोर नहीं करता, उसके बाद वो आउट हो जाता है, ठीक है। ये उसका रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा वो रन बना ही नहीं पाता कि वो उससे पहले ही आउट हो जाता है। उसकी मैक्सिमम जो उसकी हद है वो कितनी है, 35 स्कोर, बस इससे ज्यादा वो स्कोर नहीं बना पाता। तो देखें अब यहां पर आउटलेयर्स को समझें कि मैं क्या बताना चाह रही हूं। एक डाटा दिया हुआ है, एक प्लेयर है हमारे पास, क्रिकेट का प्लेयर है, ठीक है। तो उसकी एक मैच में स्कोर होता है 25, ठीक है। सेकंड मैच में उसका स्कोर होता है 32, ठीक है। फिर थर्ड मैच में वो स्कोर बना लेता है 28, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ मैच में अचानक से ऐसा होता है कि वही प्लेयर सेंचुरी बना लेता है, ठीक है ना, 100 कर लिया उसने। लेकिन ये नॉर्मल में नहीं है, आमतौर पर ये उसका रिकॉर्ड नहीं है 100 बनाना, सेंचुरी बनाना। नॉर्मल मैचेस में जब भी खेलेगा वो इतने ही रन बनाएगा, इससे ज्यादा रन नहीं बनाता। लेकिन इत्तेफाक से कोई एक मैच में वो चल गया, उसने 100 बना दी, हो सकता है 120 बना दी, चले 120 कर लेते हैं, 100 से ऊपर बना दी उसने, ठीक है ना, 120 कर देते हैं, चले 100 से ऊपर बना दिए। तो अब आप मुझे ये बताएं क्लास, जब हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे, अब ये वैल्यू देखें 25, 32, 28, ये तो बहुत क्लोज है ना, तो थोड़े से डिफरेंस पर है। 25, 32 में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी तरह 32, 28 में भी कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये वैल्यूज क्या है, क्लोज है, मतलब वो इन्हीं के आसपास रहता है, इन्हीं के आसपास रन बनाता है और आउट हो जाता है, इससे ज्यादा वो रन बना ही नहीं पाता, ठीक है ना। लेकिन इत्तेफाक से एक मैच में वो चल गया और उसने 120 रन बना दिए, तो अब ये वैल्यू तो बिल्कुल आउट हो गई ना इससे। ये सब तो क्लोज है, लेकिन 120 तो बहुत दूर चली गई। अब क्या होगा, उसका एवरेज ज्यादा आ जाएगा, एकदम से ज्यादा आ गया उसका एवरेज, ठीक है ना, जो भी होगा। तो अब ये जो वैल्यू जो बिल्कुल आउट है ना इससे, ये तो क्लोज है सारी वैल्यू, ये वैल्यू जो बिल्कुल आउट हो गई एकदम से इतनी बड़ी आ गई, ये वैल्यू तो बड़ी नहीं थी ना, ये तो सब छोटी थी, 30, 35 के आसपास थी। लेकिन एकदम से 120 चला जाना, 100 को भी क्रॉस कर देना, तो दिस वैल्यू इज शोइंग आउटलेयर्स, ये हमारी क्या है, आउटलेयर्स है। अब जब हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे ना, तो जाहिर है एवरेज जो नॉर्मल एवरेज इसका आता था वो तो 30, 35 इसके दरमियान कहीं आता था एवरेज। एकदम से जब 120 रन बनाया उसने, तो एवरेज एकदम हाई हो गया। अब एवरेज जब एकदम हाई हो गया, फर्ज करें एवरेज यहां पर नॉर्मल जो एवरेज आता था या मीन जो उसका आता था, वो नॉर्मली मीन जो है वो उसका 35 आता था, ठीक है, मैक्सिमम ये 35 उसका मीन आता था। अब जैसे ही उसने सेंचुरी बनाई, सेंचुरी से ऊपर ले गया, तो अब उसका मीन जो है वो चेंज होके कहां चला गया, 80 चला गया। चलें फर्ज करें 80 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें 35 और 80 के दरमियान तो अच्छा खासा डिफरेंस आ गया ना। तो लेकिन नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं होता। अगले मैच में जब वो खेलेगा तो हो सकता है फिर अपने उसी लेवल पर आ जाए, फिर 30 स्कोर करे और आउट हो जाए।
मतलब वो नॉर्मल उसका जो खेलने का अंदाज है वो वही है 35 से ऊपर रन वो बना ही नहीं पाता। एक मैच में वो चल गया तो उसकी एवरेज बढ़ गई। अब ये जो एवरेज बढ़ी है ये क्या करेगी, लोगों को मिसलीड करेगी। ऐसा लगेगा कि उसका एवरेज ज्यादा हो गया, जबकि नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं है, वो प्लेयर ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो इस वजह से क्या होगा कि वो अर्थमेटिक मिसलीड करेगा, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं उर्दू में कि धोखा दे रहे हैं। यानी रियल में वो कुछ और है, रियल में उसकी परफॉर्मेंस ये नहीं है। वो तो इत्तेफाक से चल गया, वो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल हालात में चलता तो नहीं है ना। ऐसे जब आम मैच खेले जाते हैं तो वो उसका रिकॉर्ड है कि वो इससे ज्यादा रन बनाता ही नहीं 35 से। तो एक मैच में अगर चल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एवरेज अच्छा हो गया। एवरेज तो यहां पर अच्छा निकल कर आ गया, ठीक है, लेकिन ये उसके रिकॉर्ड में नहीं है ऐसा। नॉर्मल हालात में जब हम दोबारा उसका एवरेज काउंट करेंगे तो फिर वो उसी लेवल पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एवरेज जो है ये एक्चुअली धोखा दे रहा है, मिसलीड कर रहा है लोगों को, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मुतमईन नहीं कर पा रहा लोगों को कि इसका एवरेज इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये सबको पता है, वो इतना चल ही नहीं पाता मैच में। मेरे ख्याल में आपको मिसलीडिंग का और आउटलेट्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी तरह से अब अगर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी हो, जैसे फर्ज करें डेटा में 100 हो, ठीक है, और 120 हो, इसके अलावा 115 हो, 110 कर लेते हैं, चलें 110 हो, ठीक है, और 115 हो, इसके अलावा 90 हो। अब ये सारी वैल्यूज आप देखें, ये सब की सब क्या है, डाटा ही है, ठीक है, ये भी है डाटा। ये सारी वैल्यूज क्या है, क्लोज हैं। देखिए 100, 110, 115, 90 सब क्लोज हैं। तो इसका डाटा तो एक नॉर्मल हालात को शो कर रहा है। तो इसका डाटा इस जो है वो शो कर रहा है कि तमाम जो वैल्यूज है वो आसपास हैं। जब हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, तो वो इसके आसपास ही आएगा। हो सकता है 110 आ जाए, 90 आ जाए, तो वो एक नॉर्मल एवरेज को शो कर रहा है। लेकिन अगर अचानक से एक नई वैल्यू ऐड हो जाए और वो हो 2, तो 2 क्या इनके इक्वल आ सकती है वैल्यू? कहां ये 100, कहां 110, कहां 115, कहां 90, और एकदम से इतना डाउन 100 से एकदम 2 पर आ गया। तो 2 क्या है? 2 एक आउटलियर्स है, एक अलग ही वैल्यू शो कर रही है डाटा के अंदर, ठीक है। तो वो वैल्यू जो नॉर्मल डाटा से हटकर हो, ठीक है ना, नॉर्मल डाटा से बड़ी हो या बहुत ज्यादा छोटी हो, उसको हम कहते हैं आउटलियर्स। तो उससे जो हमारा मीन निकल कर आता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, मुतमईन नहीं कर पाता, ठीक है। एक तरह से वो झूठ होता है। नॉर्मल हालात में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से किसी एक उसमें ऐसा हो जाता है, एक इवेंट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एवरेज बहुत बुरा हो गया या एवरेज बहुत अच्छा हो गया। अब इसका एवरेज यकीनन अच्छा होगा इस प्लेयर का, क्योंकि इसका रिकॉर्ड है कि 100 बनाता है, 110 बनाता है, 15 बनाता है। लेकिन एक मैच ऐसा आया कि इत्तेफाक से उसमें सिर्फ 2 ही रन बना पाया, उसके बाद आउट हो गया। लेकिन ये तो ऐसा एक मैच में हुआ ना, हर दफा तो ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से क्या होगा कि एक रन की वजह से उसका पूरा रिकॉर्ड खराब हो गया, एवरेज उसका डाउन हो गया। तो वो जो एवरेज डाउन हुआ है वो सिर्फ एक मैच की वजह से हुआ है, बाकी मैच की वजह से नहीं हुआ। बाकी मैच जब वो खेलेगा, जब इंशाल्लाह वो अच्छा ही खेलेगा, ये उसका रिकॉर्ड है। तो एक मैच में उसका एवरेज गिरा दिया, तो जो गिराया है एवरेज, लोगों के माइंड में ये बात आ जाएगी कि भाई इसका एवरेज तो डाउन हो गया, ये प्लेयर अच्छा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो एवरेज आपको धोखा दे रहा है, मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो ऐसे मीन को हम कहते हैं मिसलीडिंग। तो ये क्या कहलाता है? अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। उम्मीद है कि क्लास आपको ये एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ जी। तो यहां पर पार्ट 6 में हमसे कहा जा रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो इसका है वो है 40, और इसमें के हमें बताना है। ये देखिए के नहीं मालूम ना हमें, अर्थमेटिक मीन भी पता है, नंबर ऑफ वैल्यूज यानी नंबर ऑफ डाटा भी हमें पता है, लेकिन हमें के की वैल्यू नहीं पता यहां पर। तो हमें के फाइंड करना है, तो हम के फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कैसे आता है के जी। एमसीक्यू 6 की बात कर रही हूं, यह हमें डाटा गिवन है। डाटा क्या है?
0, 90, K, 10, 100। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा है और इसमें हमारे पास जो मीन दिया हुआ है वो क्या है, 40 है। तो मीन का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? क्या होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। और यहां पर आपको पता है कि ये जो हमारा डाटा गिवन है ये अनग्रुप है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही। जब फ्रीक्वेंसी की बात ना हो तो वो डाटा हमारा अनग्रुप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो समझ आ गई। अब मैं यहाँ पर देखिए मीन भी दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन हमारा कितना है, 40 है। तो फॉर्मूले में जितनी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हम रख लेते हैं। एक्स मीन की जो मीन है अर्थमेटिक मीन, उसकी प्लेस में आ जाएगा 40, जबकि समीशन ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को क्या करते हैं हम, जब हम मीन फाइंड कर रहे होते हैं, डाटा में मौजूद तमाम वैल्यूज को प्लस कर रहे होते हैं ना, यही बताया था आपको। तो हम इन तमाम वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। 0 प्लस 90 प्लस K प्लस 10 और प्लस 100। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं जी। 90 प्लस K प्लस 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय n। जी, डिवाइडेड बाय n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। अब डाटा में जितनी भी वैल्यू ऑब्जर्वेशन है हमारी, उनको हम काउंट करके n में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पर k भी काउंट होगा, क्योंकि k भी एक नंबर है, वही उसी को फाइंड करने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो k को भी हम काउंट करेंगे तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास n क्या हो जाएगा, 5। जी, अब हम इन तमाम वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। तो 90 में 10 प्लस करेंगे 100, और 100 में 100 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200। और प्लस के वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 क्या हो रहा है, 5 यहां पर डिवाइड हो रहा है, और जब मैं इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेकर आऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से। तो ये देखें भाई, 40 से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पर अब मेरा क्या रह गया, 200 प्लस के। जी, जब 40 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाती हूं तो यहां पर वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, 200। ठीक है जी, अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की फाइंड करनी है हमसे। एमसीक्यूज में के की वैल्यू का ही पूछा गया ना, तो मैं 200 यहां पर प्लस हो रहा है, अगर मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ लेफ्ट साइड पे तो यहां पर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, 200 प्लस 200 माइनस, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब 0 लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है ना, तो मैं क्या कर लेती हूँ, के को मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट पे और 0 को लिख लेती हूँ राइट पर। तो के की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0। तो इसलिए मैंने यहां पर कहा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 0। तो के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, 0। उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या कहा जा रहा है, पार्ट 7 में, मीडियन एंड क्वार्टाइल आर पोजिशनल इन नेचर। जब हम मीडियन और क्वार्टाइल फाइंड कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात हम डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं। क्यों अरेंज करते हैं हम, बाकी उसमें तो नहीं करते हम। अर्थमेटिक में भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मॉड में भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हम किसी में भी डाटा को अरेंज नहीं करते, लेकिन जब मीडियन की बारी आती है तो हम अरेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड करते हैं या क्वार्टाइल फाइंड करते हैं तो हम वैल्यूज की पोजीशन देख रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम ऑड नंबर या इवन नंबर के लिए मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं तो वो जब ऑड नंबर का हम डाटा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, nth वैल्यू आती है। ठीक है, वो जो वैल्यू आती है एक्चुअली वो डाटा में मौजूद उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है कि वो वैल्यू
उस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पर है, 15 पोजीशन पर है, 10 पोजीशन पर है। तो हमने डाटा अरेंज किया हुआ होता है, उसी के मुताबिक हम काउंट करते हैं। जैसे हमारा फर्ज करें मीडियन फिफ्थ आ जाता है, तो हम डाटा को काउंट करते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन होता है। तो बेसिकली जो हमारे मीडियन और क्वार्टाइल हैं वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि डाटा में किस पोजीशन पर वो वैल्यू लिखी हुई है। इसी वजह से हम डाटा को अरेंज करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, दैट इज पोजिशनल इन नेचर। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स द डाटा इन, अब यहां पर पार्ट सी सही होगा, 75% से लेकर 25% तक वो डाटा को क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना या इतने रेशो में, रेशो से उसको डिवाइड करना। ठीक है ना, रेशो तो आप समझते होंगे, आपने चैप्टर भी पढ़ा है रेशो का। तो इतने रेशो से क्या करता है, वो डाटा को डिवाइड करता है 75% से लेकर 25% तक। अब ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं जी। तो क्लास ये वाला एमसीक्यूज पार्ट नंबर 8 देखिएगा, आपको समझा रही हूं। देखिए यहां पर फर्स्ट करें, अगर हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज हमें डाटा में दी हुई हैं। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, तो मैं किस तरह करूंगी भाई, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दो दो नंबर करके लूंगी ना, क्योंकि टोटल 8 वैल्यूज हैं, तो दो दो वैल्यूज के 4 पार्ट बनेंगे, क्योंकि मुझे डाटा को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। तो ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ईच पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 25% को। 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है। अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल 100% बनता है। ठीक है, अब क्वार्टाइल देखिएगा, नीचे क्वार्टाइल किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास 3 तरह के क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। तो देखिए जो हमारा Q1 होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, Q1, Q2, Q3। लेकिन चूंकि यहां पर बात हो रही है अपर क्वार्टाइल की, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसे लिहाज से क्वार्टाइल का मैंने नाम दिया है। देखिए ये वाले जो क्वार्टाइल होता है ये लोअर क्वार्टाइल होता है, यानी सबसे लोअर, सबसे पहले जो वैल्यू होती है यानी Q1, उसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। और ये क्वार्टाइल होता है मीडियम क्वार्टाइल, ठीक है, या मिडिल क्वार्टाइल, सॉरी मिडिल क्वार्टाइल आप इसको कह सकते हैं। मिडिल का मतलब बिल्कुल सेंटर में, बीच में, इसको आप मीडियन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये इक्वल टू मीडियन होता है। उसके बाद ये जो लास्ट में जो लिखा हुआ है ये क्या है, अपर क्वार्टाइल, यानी सबसे हायर क्वार्टाइल, जिसको हम Q3 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लोअर क्वार्टाइल L से रिप्रेजेंट किया, मिडिल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर हम QL की बात करें तो डाटा को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है। देखिए यहां पर इस हिस्से में सिर्फ 25% है QL के, और बाकी इधर जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना है, 25, 25, 25, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो QL है वो डाटा को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, 25% से लेकर 75% तक। ठीक है, इस रेशियो से डिवाइड कर रहा है डाटा को, यानी जितना यहां पर QL लिखा हुआ है, इस डाटा इस तरफ जो है QL के इस तरफ जो वैल्यू है वो 25% है। अगर हम इस तरफ देखें तो ये सारी वैल्यू जो है ये कितनी है, 25, 25, 25, टोटल 75, यानी QL जो है वो डिवाइड कर रहा है डाटा को 25% से 75% तक। अच्छा, अगर हम मिडिल क्वार्टाइल की बात करें तो देख लीजिए पूरा बीच में है, सेंटर में है, यानी कि 25 प्लस 25% इधर है, 25 प्लस 25% इधर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो जितनी वैल्यू यहां पर है उतनी ही वैल्यू यहां पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डाटा को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, 50-50% के हिसाब से डिवाइड कर रहा है, यानी 50% डाटा यहां पर है और 50% डाटा यहां पर है। तो हम ये कह सकते हैं ये डाटा को डिवाइड करता है 50% से 50% तक। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अपर क्वार्टाइल की बात अगर हम करें, इसको मैं QU से रिप्रेजेंट कर रही हूं जी। अपर क्वार्टाइल में देखें आप, अगर हम इस तरफ देखें वैल्यू के राइट हैंड पे 25% है और लेफ्ट हैंड पे देखें तो कितनी वैल्यू नजर आ रही है हमें, 25 प्लस 25 प्लस 25, टोटल कितना हो गया, 75। ठीक है, तो इसका मतलब
चौटाइल अपर कोटाइल जो है वो हमारा जो डाटा को डिवाइड कर रहा है वो कितने परसेंटेज में डिवाइड कर रहा है, यानी 75% से लेकर 25% तक। 75% इधर है, 25% इधर है डाटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 75% से लेकर 25% तक। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर कोटाइल को परसेंटेज के हिसाब से रेशियो में डाटा को डिवीजन बता दी कि किस तरीके से हर कोटाइल जो है वो डाटा को डिवाइड कर रहा है। क्यू एल जो है वो डिवाइड कर रहा है डाटा को 25% से 75% तक, ठीक है, और इस रेशियो से डिवाइड कर रहा है। जबकि मिडिल कोटाइल इस रेशियो से डिवाइड कर रहा है 50 से 50%, यानी कि वो बिल्कुल सेंटर में 50% डाटा यहां पर है, 50% डाटा वहां पर है, ठीक है। जबकि अगर हम अपर कोटाइल में आते हैं तो 25% डाटा यहां पर है, जबकि 75% डाटा इस तरफ है। तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट साइड पे 75% है, जबकि राइट साइड पे 25% है। इसी तरह से लोअर कोटाइल अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 25% है और राइट साइड पे देखें तो सारे 25 को ऐड करें तो 75 बनता है। तो ये डिवाइड कर रहे हैं डाटा को 25% से 75% तक। तो अब आपको समझ आया होगा, इसी वजह से मैंने कहा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही बात यहां की गई है कि अपर कोटाइल डिवाइड्स डाटा इन 75% से 25% तक। ये बात यहां पर मैंने आपको लिख करके भी बता दी है। उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू समझ आया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो यहां पर देखिए कह रहे हैं इफ डाटा कंटेन अ नंबर इक्वल टू 0, अगर ऐसा डाटा हो जिसमें कोई एक वैल्यू 0 दी गई है, देन हार्मोनिक मीन्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड। तो क्लास इस तरह का क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं। किसमें किया था आप लोगों ने? एक्सरसाइज 22.3। एक्सरसाइज 22.3 में अगर आप देखें तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल में। उसमें जो है हम लोगों ने हार्मोनिक मीन फाइंड किया था, जिसमें एक डाटा हमारे पास ऐसा था जिसमें एक वैल्यू 0 आ रही थी, ठीक है, जिसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था तो वो 0 आया था जी। उसके अलावा हमने जो है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया था तो वो 0 आया था, ठीक है ना। तो अब यहां पर जब हार्मोनिक मीन जब हमने उसका फाइंड किया था तो हार्मोनिक मीन जो है वो पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि उसका जो डाटा था जब हमने उसको हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में पुट की थी वैल्यूज, तो वो इनफाइनाइट पे चला गया था, 1/0, ठीक है ना। ऐसी वैल्यूज जिसमें हार्मोनिक मीन जो है वो 1/0 हो जाए। अब 1 तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, वटएवर, लेकिन अगर अपॉन में 0 आ जाए तो अपॉन में 0 आने का मतलब होता है कि ये किसके इक्वल है? इनफाइनाइट के इक्वल है। तो ऐसा हार्मोनिक मीन जिसकी वैल्यू 1/0 आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। वो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में उसका आंसर नहीं आएगा। तो ए हार्मोनिक मीन क्या होगा हमारा? इम्पॉसिबल होगा ना, इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जैसे यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कैन नॉट बी कंप्यूटेड। हार्मोनिक मीन यहां पर हम लिख सकते हैं कि हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि अगर डाटा में कोई एक वैल्यू भी 0 आ जाती है तो उसका हार्मोनिक मीन हमारा 1/0 आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो उसका हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना आसान नहीं है, उसका कैलकुलेट होगा ही नहीं, हार्मोनिक मीन इम्पॉसिबल होगा। इस वजह से यहां पर हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी पे राइट लगा लीजिएगा। हार्मोनिक मीन उसका पॉसिबल नहीं होता अगर डाटा में कोई वैल्यू एक भी 0 हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, और ये एमसीक्यूज 9 एमसीक्यूज हमने किया हुआ भी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 22.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक डाटा ऐसा है जिसमें के एक वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो उसका हार्मोनिक मीन आप देखिएगा हम लोगों ने निकाला था तो वो यही आ रहा था, 1/0 आ रहा था, या पता नहीं 9/0 ऐसे कुछ था। तो वहां पर हमने कहा था कि ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब इसका हार्मोनिक मीन इम्पॉसिबल है, निकल ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद देखिए इफ ऑल नंबर्स इन डाटा आर इक्वल, डाटा के अंदर मौजूद अगर तमाम वैल्यूज इक्वल हो जाएं,
एक ही वैल्यू हो, यानी पूरा डेटा फर्ज करें 2 लिखा हो पूरे डेटा में और कोई नंबर ही ना हो, तो ऐसे सूरत में तमाम वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती है। यानी अगर हम उसका मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करें, वो सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं। एक्सरसाइज 22.4 में फर्स्ट क्वेश्चन ही है ऐसा जिसमें आपने देखा होगा कि एक डाटा में तमाम वैल्यूज इक्वल ही लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो उसका जब हमने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन, मॉड जब हमने फाइंड किया था, वो सब के सब क्या आए थे, इक्वल आए थे। ये क्वेश्चन हमने प्रूव भी किया था एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। वो आप देखिएगा, उसमें हमने प्रूव भी किया था ये क्वेश्चन, जिसमें तमाम जो हमारे दिए हुए थे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वो सब के सब इक्वल आए थे, एक जैसे आए थे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आगे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि उसका रेंज जो होगा वो 0 होगा। बिल्कुल सही है, जब ये तमाम के तमाम इक्वल आएंगे, ठीक है, तमाम वैल्यूज हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड, ये सब जब इक्वल होंगे तो लाजमी सी बात है उसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा अगर हम उसका एसडी फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए ए बी सी, ये सब के सब क्या है, राइट है। सब राइट है तो जाहिर है फिर हमारा ऑप्शन डी पे हमने टिक लगाया कि ऑल ऑफ दिस, ये तमाम ऑप्शन इस वाले एमसीक्यूज पे पूरे उतरते हैं। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो उम्मीद है कि क्लास ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट हुए। आपको एक एक एमसीक्यूज मैंने एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आज इस चैप्टर का एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं स्पेशली, वो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको ऑन द टाइम मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, रिश्तेदारों में, अपने क्लास फेलोज में, ठीक है, हर जगह शेयर किया करें ताकि नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचे, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सीखने में हेल्प करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।